ये ट्रांजिएंट एनालिसिस की एक प्रॉब्लम हम देखते हैं। ठीक, ट्रांजिएंट एनालिसिस की मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाई। उनमें मैंने बताया आप लोगों को कि आपको सिर्फ दो इक्वेशन याद रखनी है। इंडक्टर के अक्रॉस टाइम की फॉर्म में जो इक्वेशन है आई एल टी इक्वल टू आई इन्फिनिटी प्लस आई जीरो माइनस आई इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई 2, और सेम कैपेसिटर की भी सिमिलर। अब वो इक्वेशन याद करना तो चलो वो दो इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो आई एल जीरो और आई एल इन्फिनिटी और वी सी जीरो और वी सी इन्फिनिटी उसको आइडेंटिफाई करना जो है वो उसको आइडेंटिफाई करना सीख लिया, मतलब हमको ट्रांजिएंट एनालिसिस हमेशा के लिए आ गया है ना। बस वही उसमें आई एल जीरो और आई इन्फिनिटी आइडेंटिफाई करना है, वही उसमें ट्रिकी चीज़ है ना। ट्रिकी तो कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सर्किट होता है जो वाला है, जो आ रहा है ट्रांजिएंट एनालिसिस की जितनी प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा तक नहीं होती है कुछ भी, है ना। ये वाली प्रॉब्लम अगर हम शुरू करें, ये वाली प्रॉब्लम जो है वो इलेक्ट्रिकल गेट की पूछी हुई है, मतलब दोनों ये जो दोनों प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम पूछी हुई है टेसेस टाइप में पूछी हुई है, दोनों दो मार्क्स की है। इसमें पूछा है, एक बार सर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ कि एक कॉइल है, उसका इंडक्टेंस 10 हेनरी और रेजिस्टेंस 40 ओम है, ठीक है। वो इस सर्किट में कनेक्टेड है, उसमें एक स्विच है जो उसको पोजीशन 1 में रखा हुआ है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो पोजीशन 1 में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखा हुआ, उसके बाद स्विच को क्या किया जाता है, पोजीशन 2 के थ्रू किया जाता है। तो उसको t इक्वल टू 0 पे पोजीशन, मतलब ये जो स्विचिंग हो रही है ना, t इक्वल टू ये स्विच 1 से पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे फेंका जा रहा है, ये t इक्वल टू 0 पे फेंका जा रहा है। तो t इक्वल टू 0 फेंका जा रहा है, तो आपको बताना है ये वाली दो चीजें है ना। तो ये निकालेंगे, ये तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार इस चीज को क्वेश्चन को जो है उसमें मतलब कंप्लीट एनालिसिस करने का एक बार सोच लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सर्किट दिया हुआ है इसमें इंडक्टर आ रहा है, ये सिंपल जो t लेस देन 0 के लिए अगर इस सर्किट को देखें तो सिंपल आरएल सर्किट है। जैसे t लेस देन 0 के लिए देखेंगे तो ये वाला जो सर्किट होगा, ये वाले सर्किट में की कंडीशन जो होगी, ये वाला इंडक्टेंस इस रेजिस्टेंस के साथ में इस सर्किट के अंदर होगा t लेस देन 0 के लिए, ठीक है। तो t लेस देन 0, अब ये बोल रहे हैं कि t लेस देन 0 के लिए ये जो स्विच है ना, ये जो वाला जो सर्किट है ये स्टेडी स्टेट के अंदर, तो सर्किट के आरएल सर्किट आरसी सर्किट ये जो स्टेडी स्टेट में होते हैं ना, तो इनकी स्टेडी स्टेट में होने का मतलब है कि इंडक्टर में से जो करंट जा रहा है या फिर सर्किट में से जो करंट जा रहा है ना, वो कांस्टेंट एस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है। उसी को स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं। अब ये वाला जो सर्किट दिया हुआ है इसकी और t लेस मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर स्विच पोजीशन 1 में है तो ये स्टेडी स्टेट में है। तो हमने इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, कि इंडक्टर जो है उसमें से अगर करंट सर्किट स्टेडी स्टेट में और उस सर्किट में इंडक्टर जुड़ा हुआ है तो इंडक्टर उस करंट को किसी तरह का कोई रोकथाम नहीं करता है, ठीक है, रोक टोक नहीं है ना। अगर कांस्टेंट करंट सर्किट में से फ्लो हो रहा है तो इंडक्टर जो है उसके लिए सिंपली एक तार है। ऐसे ही कैपेसिटर जो है ना, वो जो है वो एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है ना, मतलब स्टेडी स्टेट में अगर कोई सर्किट है उसमें कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो कैपेसिटर सिंपली एक इनफाइनाइट इंपीडेंस ऑफर कर रहा है सर्किट में, उस जिस पर्टिकुलर ब्रांच को जुड़ा हुआ है उस ब्रांच को, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे t लेस देन 0 के लिए सर्किट स्टेडी स्टेट में, t लेस देन 0 के लिए अगर सर्किट स्टेडी स्टेट में है तो ये इंडक्टर भाई साहब क्या है, सिंपल तार बना हुआ है ना। स्टेडी स्टेट में मतलब करंट कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट करंट को इंडक्टर जो है वो कोई मतलब क्या बोलते हैं रोक टोक नहीं करेगा उसको। तो स्टेडी स्टेट में जब इंडक्टर तार बना हुआ है तो सिंपली ये वाला रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम और ये वाला कितना है 40 ओम। तो t लेस देन 0 के लिए अगर हम इंडक्टर में से करंट देखें तो वो सिंपली कितना होगा 120 ये और 60 ये, 2 एम्पीयर फ्लो हो रहा होगा। अब क्या बोल रहा है कि t इक्वल टू 0 पे t ग्रेटर देन 0 के लिए अगर t इक्वल टू 0 या t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए देखें तो t इक्वल टू 0 पे क्या किया जाता है, इसमें स्विचिंग की जाती है सर्किट के अंदर। स्विचिंग मतलब सर्किट की कंडीशन की चेंज हो रही है यहाँ पे। जैसे स्विच को सर्किट पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में लेके गए, 120 वोल्ट का बैटरी बाहर हो गया सर्किट से, और 120 वोल्ट का बैटरी बाहर हो गया तो अब इंडक्टर जो है ना उसके लिए कंप्लीट नया सर्किट हो गया है ये वाला। तो मतलब t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे अगर हम देखें तो इंडक्टर को ऐसा लग रहा है ना जैसे इस सर्किट में जो है कंडीशंस चेंज की गई है। तो जब भी कंडीशंस चेंज की जाती है ना जिस इंस्टेंट पे, तो उस इंस्टेंट से जस्ट पहले और जस्ट बाद इसका अगर कंडीशन चेंज हुई तो इसका करंट वोल्टेज वगैरह भी तो चेंज होगा। तो इंडक्टर क्या करेगा जब कंडीशन चेंज होती है ना जिस इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट से जस्ट पहले जो करंट था, करंट की बात कर रहा हूँ वोल्टेज नहीं, उस इंस्टेंट से जस्ट पहले जो करंट था वही करंट जस्ट बाद में मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। तो t इक्वल टू 0 से जस्ट पहले देखें हम, तो t इक्वल टू 0 से जस्ट पहले का मतलब t इक्वल टू 0 माइनस है, t टेंड्स टू 0 माइनस है, मतलब 0 बनने ही वाला है, उससे जस्ट पहले इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पीयर। तो t इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर जो है वो यही 2 एम्पीयर मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। इंडक्टर के अक्रॉस t इक्वल टू 0 प्लस पे जो करंट होगा वो भी 2
एम्पीयर मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर अपने अंदर से करंट को इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होने देता है, इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होने देता है, तो ये 2 एम्पीयर की रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब देखो t लेस देन 0 के लिए ये है t इक्वल टू, और t ग्रेटर देन 0 के लिए हम देखें तो t इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के लिए सर्किट की कंडीशन चेंज होगी। तो अब ये जो नया सर्किट हो गया ये कुछ इस तरह का हो गया इंडक्टर। अब इंडक्टर ध्यान रखना वो शॉर्ट सर्किट मत कर देना, तार मत बना देना आगे उसको, फिर सर्किट की कंडीशन चेंज होगी तो इंडक्टर जो है ना अब तार नहीं है, वो t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद तक था बस। अब किसी t इक्वल टू t पे अगर ये सर्किट की कंडीशन, ये हुआ कि जो सर्किट की कंडीशन है किसी t इक्वल टू t इंस्टेंट पे है, t इक्वल टू t इंस्टेंट पे अगर है तो ये वाला सर्किट अब नया वाला, इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, और ये वाला 20 ओम, ये वाला 40 ओम, और ये वाला 10 हेनरी दिया हुआ है, और ये बोला है कि t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद इंडक्टर का वोल्टेज 120 वोल्ट है। इंडक्टर में इस पूरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है 120 वोल्ट दिया हुआ है। तो t को हमको क्या करना है, t ग्रेटर देन 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे जैसे ये वाली नई कंडीशन आई, उस ग्रेटर देन 0 के लिए भी तो इस सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो किसी ना किसी फंक्शन के हिसाब से वेरी करेगा, तो वो फंक्शन फाइंड करना है। और वो फंक्शन फाइंड करने के लिए मैं पीछे वाले जो वीडियो करवाया उसमें बोला हूँ कि इंडक्टर में से जो भी करंट फ्लो होता है इसी t इक्वल टू t, मतलब उस सर्किट में जिसमें इंडक्टर जुड़ा हुआ है वो इसी वाली प्रोफाइल को फॉलो करता है। ठीक है ना, डीसी सोर्स जब जुड़ा हुआ होता है या फिर नहीं जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। बस इंडक्टर का आरएल मतलब ट्रांजिएंट एनालिसिस में जब आरएल सर्किट को एनालाइज करना तो ये इक्वेशन याद रखनी है बस। इसी इक्वेशन को t ग्रेटर देन 0 के इसमें जो करंट होगा ना वो इसी प्रोफाइल को फॉलो करेगा। लेकिन इसमें से हमें इस प्रोफाइल में दो चीजें हमको, तीन चीजें हमको निकालनी है, एक i इंफिनिटी पता लग जाए, एक i0 पता लग जाए, और एक τ पता लग जाए। तो अब ये करंट जो है टाइम के साथ कौन से फंक्शन के हिसाब से वेरी करेगा वो फंक्शन मिल जाएगा, उसी को तो ट्रांजिएंट एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो i0 माइनस i0 मतलब ये वाला करंट कौन सा है, ये वाला करंट जो है ना जीरो का मतलब आप समझ लो, या फिर जीरो का मतलब ऐसा नहीं है कि t इक्वल टू 0 पे करंट है, हो सकता है ये स्विचिंग t इक्वल टू 1 पे होती है ना, तो i0 पर फिर ढूंढ रहे होते सर्किट में वो कभी मिलता ही नहीं है ना। तो ये i0 इन टर्म्स का मतलब समझ लो एक बार, ये वाले i0 का मतलब है सर्किट में जिस इंस्टेंट पे सर्किट की कंडीशन चेंज हुई है उस इंस्टेंट पे जो सर्किट में करंट है वो वाला वैल्यू। यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे सर्किट यहाँ पे ड्यूरेशन बोला ना टाइम t इक्वल टू 0 पे स्विच की सर्किट की कंडीशन चेंज हो रही है, तो ये सर्किट जब स्विचिंग हो रही है ना उस स्विचिंग के जस्ट बाद वाला करंट है। तो ये जस्ट बाद वाला करंट और जस्ट पहले वाला करंट जो है वो इंडक्टर में सेम रहता है। वो आपको पता है क्यों रहता है, क्योंकि इंडक्टर अपने अंदर से जाने वाले करंट को इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होने देता है। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 से जस्ट पहले जो होगा वो जस्ट बाद में होगा, तो वो तो पता है। अब इनफाइनाइट कैसे निकालें, तो इस सर्किट के अंदर कोई सोर्स नहीं जुड़ा हुआ है, तो I इंफिनिटी कैसे निकालें, है ना। I इंफिनिटी निकालने के लिए देखो तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, वही सेम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कैपेसिटर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। उस एक्सप्लेनेशन को समझ लो। देखो इंडक्टर जब इस सर्किट में था तब वो तार बना हुआ था और उसमें से फिक्स 2 एम्पीयर का करंट जो है वो इसमें से फ्लो हो रहा था ना, वो 2 एम्पीयर इसमें से फ्लो हो रहा था, ये बैटरी फ्लो करवा रहा था, वो कांस्टेंट था। अब 2 एम्पीयर करंट अगर इंडक्टर में से फ्लो हो रहा था तो हमें पता है इंडक्टर और कैपेसिटर जो है ना, इंडक्टर जो होता है वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर रखता है। ठीक है, और कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर रखता है। तो t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद, t इक्वल टू 0 इंस्टेंट से पहले जब देखते हैं तो ये वाला सर्किट कंडीशन, ये तार बना हुआ है लेकिन ये अपने अंदर में एनर्जी स्टोर रखा हुआ है। अब इंडक्टर अपने में से एनर्जी कितनी स्टोर रखा होता है, हाफ L इनटू उस करंट, उस इंडक्टर में से जो करंट जा रहा होगा उस इंस्टेंट पे उतनी एनर्जी। तो t इक्वल टू 0 प्लस पे एनर्जी, 0 माइनस पे एनर्जी जो होगी वही 0 प्लस पे होगी, है ना। तो हाफ L इनटू I कौन सा लेते हैं, I जो लोगे उसी इंस्टेंट का एनर्जी बताएगा यहाँ पे। तो I t इक्वल टू 0 प्लस मतलब स्विचिंग के जस्ट बाद करंट 2 एम्पीयर ले रहे हो, तो t इक्वल टू 0 प्लस पे अगर हम देखेंगे मतलब इनिशियली t इक्वल टू 0 प्लस पे है जो इंडक्टर जो है वो 2L टाइम्स इतनी वाली इतना जूल एनर्जी जो है वो अपने में स्टोर रखेगा। 2L कितना होगा, 2 ये कितना होगा 20 जूल, 10 दिया हुआ ना L का वैल्यू, L का वैल्यू इनिशियली t इक्वल टू 0 प्लस पे जब इंडक्टर स्विचिंग हुई उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद इंडक्टर ने अपने अंदर इतना एनर्जी स्टोर रखा हुआ है। ठीक है, अगर इंडक्टर ने इतना एनर्जी स्टोर रखा हुआ है तो जैसे ही स्विचिंग हमने की इसमें, अब तो इस वाला जो सर्किट का कंडीशन आ गया नया, इस वाले सर्किट के अंदर तो कोई सोर्स है नहीं, तो t इक्वल टू 0 प्लस पे जो इंडक्टर ने अपने अंदर एनर्जी स्टोर रखी हुई है 20 जूल, जैसे ही ये वाला सर्किट में स्विच को इधर क्लोज करोगे, अब ये वाला जो एनर्जी स्टोर था इसमें इंडक्टर क्या एनर्जी स्टोर कर रखा है, मतलब एनर्जी इंडक्टर को मिला के समझो कि इंडक्टर जो है बैटरी बना हुआ है, और इंडक्टर अगर बैटरी बना हुआ है तो वो क्या करेगा,
जैसे ही बैटरी बना हुआ है, इस सर्किट एनर्जी स्टोर कर रखा है, एनर्जी स्टोर कर रखा है, तो ये वाला सर्किट कंप्लीट है। और सर्किट कंप्लीट है और इसमें एनर्जी वाला कोई डिवाइस भी जुड़ा हुआ तो क्या करेगा, ये वाला डिवाइस जो इसमें से करंट फ्लो करवाएगा। और ये वाला अगर इसमें से करंट फ्लो करवाएगा तो t इक्वल टू टाइम के साथ में इसमें जैसे जैसे करंट फ्लो होगा, इंडक्टर के अंदर इनिशियल 20 जूल एनर्जी स्टोर थी। अब मान लो किसी t इक्वल टू t पे इसमें जो है वो कुछ IT करंट फ्लो हो रहा है, वो IT इसके हिसाब से वेरी होगा। जैसे वो IT फ्लो हो रहा होगा तो ये इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा होगा, इस रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा होगा, इस रेजिस्टेंस में भी फ्लो हो रहा होगा। तो इंडक्टर में जो इनिशियल एनर्जी स्टोरेज थी 20 जूल, अब धीरे धीरे इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट जैसे भी मतलब घट रहा है या बढ़ रहा है जो भी हो रहा होगा, बट वो करंट इसमें से फ्लो होगा, इसमें से फ्लो होगा और इसमें से फ्लो होगा। और हमें पता है रेजिस्टेंस में से जब भी करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस का एक ही काम है, वो रेजिस्टेंस क्या होता है, उसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो एनर्जी डिसिपेट करता है। तो ई वाले रेजिस्टेंस में से अगर आई की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, इंडक्टर फ्लो करवा रहा है, तो आई स्क्वायर आर इसमें भी लॉस हो रहा है, आई स्क्वायर आर इसमें भी लॉस हो रहा है और आई स्क्वायर आर इसमें भी लॉस हो रहा है। अब रेजिस्टेंस में इसमें भी एनर्जी लॉस हो रहा है, इसमें भी एनर्जी लॉस हो रहा है और इसमें भी एनर्जी लॉस हो रहा है। और हमें पता है एनर्जी को ना बना सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, जो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से अगर ये एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, ये एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, ये एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, तो वो एनर्जी आ कहां से रही है, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये डिसिपेट कर रहा है, ये डिसिपेट कर रहा है, ये डिसिपेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी। तो पक्का इस सर्किट के अंदर कोई ना कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जो एनर्जी डिलीवर करे, जो डिसिपेट हो रही है उतनी, ठीक है। तो ये पक्का इसी में 20 जूल इसीलिए अपने में सेव कर रखी। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये इंडक्टर जो अपने में एनर्जी स्टोर कर रखा है ना, वो करंट फ्लो करवाएगा इसमें, और जो उस करंट फ्लो की वजह से इन रेजिस्टेंस में जो है हीट लॉस होगा, और हीट लॉस होगा तो धीरे धीरे इंडक्टर की एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन। और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब सारी की सारी एनर्जी रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो जाएगी, और इंडक्टर की एनर्जी हमें पता है हाफ एल आई स्क्वायर होती है। तो जब फाइनली एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो इसको जीरो के बराबर करोगे तो इसका मतलब ये एल तो जीरो नहीं हो सकता, एल तो फिक्स है, तो आई जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली आई इंफिनिटी जो होगा इस सर्किट के अंदर, आई इंफिनिटी सर्किट में जो होगा वो इंडक्टर में से होगा ना, आई इंफिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है ना। तो आई इंफिनिटी जीरो मिला, तो आई इंडक्टर का करंट जो है किसी टी इक्वल टू टी पे वो मिल गया, आई इंफिनिटी जीरो, ये भी जीरो, और आई जीरो प्लस कितना मिला है, 2 मिला, तो ये मिला 2 e रेज़ टू पावर माइनस का t/2, ठीक है। ये क्या मिल गया, इस t ग्रेटर देन 0 के लिए इस सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो इस फंक्शन के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे टॉ कितना होगा, ये 10 बाई टोटल रेजिस्टेंस, इस वाले सर्किट का रेजिस्टेंस ध्यान रखना, आर में ये लोग सारा तो 40 और 20 60 और प्लस आर है ना, 60 प्लस आर, ये वाला हिसाब से चेंज होगा। अब देखो हमको आर निकालना है, अगर टॉ हमको निकालना है तो आर पता करना होगा, आर पता करने के लिए एक कंडीशन और देनी पड़ेगी, तो आई जीरो वाली कंडीशन से तो निकला नहीं। उसके लिए इसने बोला हुआ है कि आप जो कोयल लिए हो ना, उस कोयल के अक्रॉस t इक्वल टू 0 प्लस पे वोल्टेज होना वो 120 वोल्ट है। तो इस सर्किट को t इक्वल टू 0 प्लस पे एक बार ड्रॉ करो, तो t इक्वल टू 0 प्लस इस सर्किट को एक बार वापस ड्रॉ करें, तो t इक्वल टू 0 प्लस पे अगर ड्रॉ करें तो ये वाले सर्किट में इसके अक्रॉस वोल्टेज बोला है इसने कितना अच्छा, ये वाला इंडक्टर जो होता है इसमें करंट फ्लो रहा, इसका पोलैरिटी आप किधर भी ले लो है ना, ये वाला टोटल वोल्टेज जो है इसने बोला है कि 120 वोल्ट जो है इस कोयल के अक्रॉस, कोयल क्या है, आर और एल का कॉम्बिनेशन कोयल है ना, उस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 120 वोल्ट है ना। तो ये वाला जो है किसी t इक्वल टू t के इसमें करंट फ्लो करवा रहा है, ये t इक्वल टू 0 प्लस का इंस्टेंट का है, 0 प्लस पे वोल्टेज दे रखा है 120 वोल्ट, और हमें पता है t इक्वल टू 0 प्लस कौन सा इंस्टेंट है, कौन सा इंस्टेंट है, स्विचिंग के जस्ट बाद वाला, उस टाइम करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पीयर, उसमें इंडक्टर में से करंट 2 एम्पीयर फ्लो हो रहा है ना, वही सब में से फ्लो हो रहा होगा। तो 2 एम्पीयर अगर इसमें से फ्लो हो रहा है तो इसमें से ही फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, इसमें से फ्लो हो रहा होगा, इसमें से भी और इसमें से भी, तो ये वाला जो है ये हर इसमें से फ्लो हो रहा होगा। अब हर इसमें से फ्लो हो रहा होगा तो अगर 2 एम्पीयर इसमें फ्लो हो रहा है, इसका कितना है 20 ओम, ये है R। तो अगर ये इसमें से 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका 20 ओम रेजिस्टेंस है, तो इसका कुछ वोल्टेज कितना हो जाएगा, I × R 40 वोल्ट है ना। अब 40 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस हो गया, या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसका वोल्टेज जो है वो मान लेते हैं कुछ V1 है, ठीक है, इसका वोल्टेज हमको मान निकालनी है कितना 40 और इसका वोल्टेज 120 है, तो इसमें KVL लगाएंगे, तो KVL लगाएंगे तो क्या आएगा V1 प्लस 40, इसमें ऐसे लगाएंगे केवल KVL लगाएंगे तो वो कितना आएगा -V1, इस डायरेक्शन में लगाना है ना, -V1 माइनस 40 प्लस 120, ठीक है। तो ये कितना होगा V1 इक्वल टू 120, V1 इक्वल टू 120 माइनस 40, ठीक है ना। तो ये V1 कितना मिला 80 वोल्ट है ना, V1 कितना मिला 80 वोल्ट, ठीक है।
मतलब V1 कौन सा रेजिस्टेंस, ये वाला वोल्टेज जो है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मिला वो 80 वोल्ट मिला, और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो 80 वोल्ट है V1 वो उस रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट टाइम्स उस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये कितना है 80 वोल्ट, 80 वोल्ट में उसमें करंट कितना जा रहा है 2 एम्पीयर इसमें से जा रहा है, इसमें से पूरी ब्रांच में से जा रहा है ना, ये 2 टाइम्स R हो गया, R कितना मिला 40 ओम, R इसका मिल गया। ठीक है, अब R मिल गया तो ये जो R पूछा है इसमें 120 वोल्ट पे हमने तो सब कुछ निकाल लिया, R निकल गया, ये भी टो भी निकल गया, टो निकल गया तो I भी निकल गया। अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है, दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरे वाले क्वेश्चन में थोड़ा एनर्जी का यूज होगा है ना। अब इसमें देखो इसने बोला है इस दूसरे वाले क्वेश्चन को करने से पहले बात मैं बता देता हूं, ये वाली कंडीशन को पता है नीचे करंट कितना है, ये वाला निकाल सकते हैं। अब ये वाला एनर्जी इसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी अगर इसमें कैलकुलेट करते हैं तो T इक्वल टू, अब इसमें देखो T इक्वल टू 0 प्लस पे जो है इनिशियली इंडक्टर ने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी थी, वो कितनी थी हाफ L इंटू आई स्क्वायर, आई कितना है 2 एम्पियर था, T इक्वल टू 0 प्लस तो 4 कितना था ये 20 जूल इसने स्टोर कर रखी। अब ये बोल रहा है इसमें एक बात जब माइक नहीं लगा, चलो ठीक है माइक नहीं, तो ठीक है ये वाला जो है मतलब इसमें क्या है इस वाले जो प्रीवियसली हमने वैल्यू निकाला R का वो कितना था 40 ओम था। ठीक है 40 ओम निकाला, उस वाली वैल्यू के लिए ये बोल रहा है कि इस वाले सर्किट में से जो मतलब जो इंडक्टर है वो 20 जूल एनर्जी स्टोर कर रखा है, उस 20 जूल का 95% एनर्जी जब डिसिपेट कर देता है इंडक्टर, तब उस 95 डिसिपेट करने में कितना ड्यूरेशन लगेगा, उसको टाइम कितना लगेगा, किस मतलब कितना टाइम हो जाएगा तब तक 95% जब तक इसकी एनर्जी डिसिपेट होती है तब तक। ठीक है, तो इनिशियली 20 जूल है, तो जब 95% भी इंडक्टर अपनी एनर्जी डिसिपेट कर देगा तब उसमें बचेगी कितनी, इनिशियली कितनी थी 20 माइनस 20 का 95% उसने डिसिपेट कर दिया। ठीक है, तो ये वाली हुई रिमेनिंग एनर्जी है ना, तो ये रिमेनिंग एनर्जी है, ये किस इंस्टेंट की एनर्जी होगी जिस मोमेंट तक 95% डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली कितनी होगी 20 इंटू 5/100 मतलब कितना आएगा ये 1 जूल। ठीक है, ये क्या है रिमेनिंग एनर्जी, रिमेनिंग का जब 95% डिसिपेट कर दिया उस इंस्टेंट तक का है ना, 1 जूल है, तो अगर उस इंस्टेंट पे एनर्जी इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड 1 जूल है तो वो 1 जूल किसके बराबर होगी, आप उस इंस्टेंट पे जो करंट हो रहा होगा उसका स्क्वायर इनटू टाइम्स हाफ एन आई स्क्वायर इक्वल टू 1 जूल के बराबर किया। ठीक है, अब देखो 95% वाला एनर्जी जो है वो डिसिपेटेड है, ध्यान रखना वही वाला इसमें ध्यान रखना है बस। तो 1 × 2 डिवाइड बाय L कितना है 10। अच्छा ये वो जब 95% डिसिपेट कर देगा उस टाइम पे इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा होगा इंडक्टर के अंदर से, वो फ्लो हो रहा होगा 1/5 1/√5। ठीक है, आई टी का स्क्वायर है यहाँ पे है ना, तो आई टी कितना होगा 1/√5 फ्लो हो रहा होगा इंडक्टर का, जो करंट हमने निकाला था t greater than 0 के लिए, t greater than 0 के लिए करंट निकाला था वो कितना था 2 टाइम्स e raised to power max का t/τ, और τ कितना था 10/r + 60 मतलब τ और r हमने निकाला था 40, तो ये 10/100 मतलब 1/10 था। ठीक है, अब इसमें ये जो आई टी वाला फॉर्मूला दिया है इसको 1/√5 के बराबर कर दो, e raised to power max का t और ये 10 के बराबर, इसमें से जो इंस्टेंट मिलेगा उस उतना इंस्टेंट तक आते आते 95% एनर्जी ये इन रेजिस्टेंस में डिसिपेट कर चुका होगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो ये वाला दोनों समझ में आया होगा, इस वाले वीडियो के लिए बहुत